चलिए, सो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो विल बिगिन। आज का जो अपना डिस्कशन है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? ऑब्वियसली हम लोगों ने ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं था। वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कंपनी लॉ का हमने क्या देखा? वी सॉ द हिस्ट्री। उसके बाद अपन ने समझा कि भाई कंपनी शब्द का मतलब क्या है। फिर हम लोगों ने कांडोई वाला केस पढ़ा था, कांडोई टी एस्टेट वाला केस पढ़ा था, याद हो अगर आपको। सो बेसिकली एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सैलमन वर्सेस सैलमन, जो नॉर्मली हर एक जगह पे जब भी कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो, जब भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी का केस एक्सप्लेन करता है तो हमेशा सैलमन वर्सेस सैलमन केस की चर्चा करता है। तो उसके बारे में मैंने आपके साथ क्या किया? डिस्कशन किया। उसके बाद फिर मैंने एक और चीज आपको बताई कि यार अपनी इंडिया में सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को, इंडिया क्या अक्रॉस द वर्ल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या किया गया? मिसयूज किया गया। आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कॉर्पोरेट विल, एक प्रकार की कॉर्पोरेट विल एस्टैब्लिश होती है। सैलमन वर्सेस सैलमन केस आने के बाद क्या एस्टैब्लिश हो गया बच्चों? कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का मतलब एक प्रकार की प्रोटेक्शन, एक प्रकार की शील्ड जो किसको मिल रही है? जो उन लोगों को मिल रही है शील्ड या फिर प्रोटेक्शन उन लोगों को मिल रही है जो लोग एक्चुअली कंपनी के पीछे हैं। डिड यू रिमेंबर? याद आया बच्चों आपको? सो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने कल क्या किया था? डिस्कशन किया था। और उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बताया? मैंने एक सेक्शन 9 का जिक्र किया था। और बच्चों जब भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, किससे रिलेटेड? सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके क्लियरली लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9। चाहे सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हो, चाहे परपेचुअल सक्सेशन की बात हो, चाहे कैपेसिटी टू स्यू, बी एंड बी स्यूड, लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ने वाले हैं, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ने वाले हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का जन्म कहां से हुआ है? सेक्शन 9 से जन्म हुआ है। ठीक है, पहले ये चीज कोडिफाइड नहीं थी। बच्चे कोडिफाइड शब्द का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? मैं लॉ पढ़ाते पढ़ाते कई बार इस शब्द का उपयोग करूंगा। कौन सा? कोडिफाई। कोडिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कानून में लिख देना। किसी भी चीज को कानून में लिख देना, इसका मतलब वो चीज क्या हो गई? कोडिफाई हो गई। आप थूक नहीं सकते, नहीं थूकना चाहिए। सड़क पे, पब्लिक प्लेसेस पे हमें थूकना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। ये क्या है? ये कस्टम है। क्या है ये? कस्टम। कस्टम का मतलब क्या है? एक प्रकार का चलन है ये कि थूकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1, थूकना नहीं चाहिए, चलन है। लेकिन सरकार ने एक कानून बना दिया। सरकार ने क्या बना दिया? एक कानून बना दिया, प्रोहिबिशन ऑफ या प्रोहिबिशन ऑन स्पिटिंग एट पब्लिक प्लेसेस एक्ट 2020। क्या बन गया? जो कस्टम था ना थूकना नहीं चाहिए, ये कस्टम था, एक परंपरा थी, सरकार ने क्या कर दिया? इसको कोडिफाई कर दिया। किसके माध्यम से? कानून बनाकर इसको कानून का अमली जामा पहना दिया, कानून की शक्ल दे दी। तो कौन सा वर्ड यूज करता हूं मैं वर्ड यूज करता हूं कोडिफाई। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो बच्चों सेक्शन 9 में क्या हो गया? कंपनी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, हम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं उनको सेक्शन 9 क्या कर देता है? कोडिफाई कर देता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों अगर आपको याद हो
सो कंपनी शब्द की परिभाषा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हम लोगों ने कंपनी शब्द की परिभाषा के बारे में चर्चा किया था। डू यू रिमेंबर? आप सबको याद है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? सेपरेट लीगल एंटिटी की भाई कंपनी जो है उसकी एंटिटी क्या होती है? सेपरेट होती है। किन लोगों से सेपरेट होती है? किन लोगों से सेपरेट होती है? कंपनी किससे अलग होती है? जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है या फिर जो लोग कंपनी को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कंपनी। तो बच्चों आज हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। आज हम इन्हीं चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम उन्हीं चीजों को क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, किसके बारे में कहा था बच्चों? मैंने आपको लास्ट लेक्चर मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बताया था। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी अलग है अपनी अच्छी हरकतों के लिए, अपनी बुरी हरकतों के लिए कंपनी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। याद है सालमन वर्सेस सालमन केस में भी यही कहा गया कि भाई बर्बाद तो कंपनी हुई है, हम लोगों ने तो कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज किया था। हम लोग कंपनी के बर्बादी का, हम लोग कंपनी के साथ जो भी हुआ है उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। हाँ है ना? लेकिन बच्चों दिक्कत क्या हो गई? सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इंडिया में एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड क्या किया जाने लगा? अब्यूज किया जाने लगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट होता है, कहना इसे, ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की कॉर्पोरेट विल मिल जाती है। कॉर्पोरेट विल का मतलब एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। और समझिए, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये जो कॉर्पोरेट विल है, मतलब सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप व्यापार के लिए कंपनी बनाएं, और आपने कंपनी बना दी, उसके बाद आप अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं और कंपनी में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाए, कंपनी में किसी प्रकार की क्या हो जाए? मिसाल के तौर पे कंपनी ने लोन लिया। किसने लोन लिया? कंपनी ने लोन लिया, बट कंपनी उस लोन को चुका नहीं पाई। मिसाल के तौर पे कंपनी ने लोन लिया और कंपनी उस लोन को क्या नहीं कर पाई? चुका नहीं पाई, पे बैक नहीं कर पाई। तो इस केस में जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस केस में कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। कहने का मतलब है जो कंपनी का प्रमोटर है वो पीछे हट जाएगा। क्या बोल के पीछे हट जाएगा कि भाई लोन कंपनी ने लिया था तो जिम्मेदार भी कौन है? लोन कंपनी ने लिया था तो जिम्मेदार भी कौन है? कंपनी जिम्मेदार है। तो हम जिम्मेदार नहीं, तो फिर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, कंपनी के एसेट्स को बेचे जाता है और कंपनी की लायबिलिटी को क्या किया जाता है? पे किया जाता है। प्रमोटर क्या हो गया? प्रमोटर और डायरेक्टर क्या हो जाते हैं? दे गेट फ्री फ्रॉम लायबिलिटीज। जैसे भूषण स्टील का केस देखा होगा आपने, अभी रिसेंटली भूषण स्टील में भी सेम चीज हुई। भूषण स्टील क्या हो गई? एक बहुत बड़ी कंपनी थी भूषण स्टील बनाती थी। अगर आपने स्कैम सीरीज देखी है तो स्कैम सीरीज आप सबने देखी होगी, हर्षद मेहता की सीरीज स्कैम। तो स्कैम सीरीज में एक पोलो स्टील करके एक कंपनी होती है जिसके वो सरदार जी चेयरमैन रहते हैं। हर्षद मेहता बोलता है कि मैं आपकी कंपनी, लाला आपकी कंपनी के शेयर का प्राइस इतना है। वो जो पोलो स्टील थी, कई लोग बोलते हैं कि पोलो स्टील मतलब जिंदल स्टील, मतलब जो उस समय पोलो स्टील उन्होंने दिखाया है तो पोलो स्टील का मतलब कई लोग बोलते हैं वो जिंदल स्टील है, और कई लोग ये बोलते हैं कि पोलो स्टील मतलब भूषण स्टील, क्योंकि भूषण स्टील भी नॉर्थ की कंपनी थी। उन्होंने डायरेक्टली कंपनी टू कंपनी नहीं बताया। तो भूषण स्टील के साथ भी सेम हुआ, उसने बैंक से 32,000 करोड़ का लोन लिया और भूषण स्टील 32,000 करोड़ का लोन चुका नहीं पाई। अब उसके जो प्रमोटर थे उन्होंने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया कि सर हमने किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं की है कंपनी में। तो प्रमोटर क्या हो गए? फ्री हो गए। ठीक है, प्रमोटर गॉट फ्री। और फिर कंपनी वाइंडिंग अप में गई। फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको एक और पता है, हमारे देश में एक और कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो वो उसके पहले, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का भी श्रेय श्री अरुण जेटली जी को जाता है। इतने साल से हमारे देश में ऐसे बकवास कानून थे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, मैं आपको क्या बताऊं।
2016 में अरुण जेटली जी, मतलब उनको भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट उनको पूरा इतिहास याद रखेगा कि साला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की संकल्पना, उसका विचार 2004 में आया था और 2016 में वो मुकम्मल हो पाया। मैं पूछना चाहूंगा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एंड कंपनी से कि क्या हो गया 10 साल में? आप बहुत बोलते थे कि हम इकोनॉमी के बाप हैं और ये हैं वो हैं, क्यों नहीं आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अगर नहीं आता, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनी, रुचि सोया, ये सारी कंपनीज कब की बर्बाद हो गई होती, बैंक का पैसा डूब गया होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की ये कंपनीज का पुनर्वसन हो पाया, रिहैबिलिटेट हो पाई ये कंपनीज, ठीक है। सो मैं वही बोल रहा था कि भूषण स्टील के प्रमोटर्स फ्री हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट विल का जो कंसेप्ट आया, कंपनी के पास डेट्स थे, कंपनी के एसेट्स बेचे गए, लाइबिलिटीज को चुकाया गया, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया के अंदर गई, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया के में जाने के बाद कंपनी को टाटा स्टील ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। क्योंकि जब एसेट्स बिकते हैं, एसेट्स की नीलामी कराती है एनसीएलटी, और वो काम भी अपने पास है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी बनता है। सो जब एसेट्स की नीलामी हुई तो टाटा स्टील सबसे ऊंचा बिडर बन के उभरा, तो उसने ले लिया, कंपनी का पुनर्वसन हो गया, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी लेनदार थे, जितने भी क्रेडिटर्स थे, उनके साथ सेटलमेंट किया। सो कहीं ना कहीं आप समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए बताया गया है कि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो अच्छे से बिजनेस करें। और कभी ऊंच नीच हो जाती, कभी कंपनी की ऐसा हो जाए कि कंपनी में प्रॉब्लम हो जाए, तो वो लोग फ्री हो सकते हैं। कौन लोग? जो लोग कंपनी के पीछे हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है, हमने तो उसको अच्छे काम के लिए इंट्रोड्यूस किया, बट लोगों ने उसका क्या किया? गलत फायदा उठाया। और जब लोग सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको पता है ना क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, दो कंसेप्ट है बेसिकली यहां पे। एक हुए ऑल्टर ईगो का कंसेप्ट। एक कौन सा कंसेप्ट है? एक कंसेप्ट है ऑल्टर ईगो का, और एक कंसेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सो डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। क्या बोलता है ऑल्टर ईगो का कंसेप्ट? डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स जो हैं वो क्या हैं? दे आर पर्सनली लायबल। ऑल्टर ईगो कंसेप्ट ये बोलता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो क्या हैं? व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली क्या होंगे? जिम्मेवार होंगे, जिम्मेदार होंगे, अगर वे गलत कामों में शामिल होते हैं। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब कंपनी को प्लस उसके पीछे के लोगों को, उसके पीछे मतलब बेसिकली डायरेक्टर और प्रमोटर। और बच्चों जब आप कंपनीज एक्ट, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट सीएसईटी में पढ़ा होगा, तो आपने कंसेप्ट देखा होगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट का। कौन सा कंसेप्ट देखा होगा बच्चों आपने? जब आपने क्या पढ़ा होगा? जब आपने कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपने कंसेप्ट देखा होगा। कौन सा बच्चों? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का कंसेप्ट सुना है क्या? कोई भी सेक्शन है भाई, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है, कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, वहां पे आपको एक आता है कि इस काम के लिए जिम्मेवार होगा कौन? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कोई भी सेक्शन, अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी के साथ फाइल नहीं किया, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद दिस अमाउंट। देखा है अपन ने? सो बेसिकली ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी अगर क्या हो रहा है? गलत काम हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब गलती कौन कर रहा है?
गलती कौन कर रहा है? कंपनी। गलती कौन कर रहा है? कंपनी। बट उस गलती की सजा किसको मिल रही है? कंपनी को मिल रही है या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को मिल रही है? मतलब कंपनी के पीछे जो बैठा है, कौन बैठा है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? ये भी कंपनीज एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 में बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो क्या हो सकते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, सीईओ भी आ जाता है। सो तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दुष्यंत सर यार सीएस का क्या रोल है कंपनी में? मैंने बोला बेटा 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, और रूल्स तो भगवान मालिक कितने सारे हैं। अगर उसमें से कुछ भी किसी का भी आप पालन नहीं करते तो कंपनी सेक्रेटरी को क्या माना जाता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नहीं सर, डायरेक्टर को भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाता है। बट उसने ये पढ़ा नहीं है ना, उसने वो पढ़ा नहीं है। पढ़ा किसने? दैट वी हैव कवर्ड। हम लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्टर ने तो भाई बिजनेस कैसे चलाना है ये सीखा है, उल्लू कैसे बनाना है ये सीखा है, किसी का काटना कैसे ये सीखा है उनने। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। वी आर द पीपल हु आर लायबल फॉर कंप्लायंसेस। हमें इंश्योर करना होता है, हमें इंश्योर करना होता है कि भाई कंपनी जो है वो कंपनी के ऊपर जितने भी लॉज होते हैं उनका डायरेक्टर और कंपनी के जितने भी लोग हैं उन लॉज का क्या करें? पालन करें। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो बच्चों में ये कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था एक ऑल्टर ईगो का कंसेप्ट है और एक कौन सा कंसेप्ट है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। दोनों ही कंसेप्ट। ऑल्टर ईगो में लिखा है कि डायरेक्टर और जो प्रमोटर हैं वो पर्सनली लायबल होंगे। अगर किसी भी प्रकार का क्या होता है, अगर डायरेक्टर और प्रमोटर कुछ जानबूझ के गलत काम करते हैं, कंपनी के आड़ में क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, तो ये पर्सनली लायबल होंगे। इसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ईगो के साथ, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ क्या करना? ऑल्ट्रेशन करना। ऑल्ट्रेशन करना मतलब पीछे के लोगों को देखना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज। सो मैं ये बोल रहा हूं कि अगेन फिर से कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। और ये क्यों बनाया गया सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट? ताकि लोग कंपनी बना के अच्छे तरीके से क्या कर सके? बिजनेस कर सके और उनको प्रोटेक्शन मिले। बट बच्चों, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भूषण स्टील का एग्जाम्पल दिया। अब बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, भूषण स्टील जैसा एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में एक बुरा अंबानी भी है। एक अच्छा अंबानी है और एक बुरा अंबानी है। बुरा अंबानी कौन है? राधा। अच्छा, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। एनीवे, सो बच्चों सो नाउ हु इज दिस बुरा अंबानी? बुरा अंबानी इज अनिल अंबानी। ठीक है। नाउ व्हाई आई कॉल हिम बुरा अंबानी? कई उसके भी फैन है बच्चों। इंडिया में सबके फैन होते हैं, मैं बता दूं। हर एक आदमी का इंडिया में क्या बैठा है? फैन बैठा है। So someone will comment on YouTube, क्या तुम अनिल अंबानी को बुरा बोल रहे हो? वो भी इंसान है, इंसानियत को पहचानो, ये वो बुरा अंबानी है। बट यस, मैं फिर से बोलूंगा, ही इज अ बुरा अंबानी। वाई बुरा अंबानी? आई टेल। आप में से अगर किसी ने भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कोई भी इंसान जिसने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? एडीएजी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट किया, बच्चों वो इंसान सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही हुआ है। वो ऐसा अंबानी है जिसने हमेशा शेयर होल्डर का काटा है, शेयर होल्डर को उल्लू बनाया है बच्चों। मतलब मैं सोचता था नहीं यार ये अनिल अंबानी है, इसकी कंपनी में पैसा लगाओ अच्छा होता है। मैंने अपने पापा से 60,000 रुपए उधार लेके रिलायंस एडलेप्स के शेयर खरीदे थे वर्ष 2008 में, जब तुम लोग निक्कर पहन के तुम्हारी मम्मी तुमको मारती थी। ठीक है। तो 60,000 रुपीज के शेयर मैंने अपने पापा से उधार लेके इन्वेस्ट किए थे रिलायंस एडलेप्स के शेयर में। आई हैड बॉट दैट शेयर फॉर 323 रुपीज का शेयर खरीदा था मैंने 2008-9 के आसपास। क्यों? क्या देखे कि यार अनिल अंबानी कंपनी है तो अच्छी कंपनी होगी। हम लोग तो यही मानते हैं भाई, इंडिया इज इक्वल टू रिलायंस, रिलायंस इज इक्वल टू इंडिया। सो आई इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। वो शेयर मैंने 123 रुपए में बेचा। 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ 21 या 22,000 रुपए हो गए। उसके बाद किसी ने बोला रिलायंस पावर का आईपीओ आ रहा है। रिलायंस पावर भी भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था अनिल अंबानी ग्रुप का। 420 रुपए के आसपास शेयर अलॉट हुए थे। वो 420 का शेयर एक साल में 40 या 45 रुपए का शेयर हो गया। जो आपका 20,000 रुपए बचा था वो हो गया 7,000 रुपए। फिर किसने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर खरीदो, टेलीकॉम में बहुत स्कोप है। समवन बॉट इट शेयर फॉर 742 रुपीज। आज उसका शेयर 2 रुपए का है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए मैं कह रहा हूं बुरा अंबानी, उसने जीवन भर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया। उसका लॉस क्यों नहीं हुआ? नहीं, आई टेल उसका लॉस क्यों नहीं हुआ। उसको पता चल जाता था कि उसकी कंपनी बर्बाद। बच्चों समझो, उसका लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी कंपनी अगर बर्बाद हो रही है तो मुझे पता चल जाता है ना। तो जब शेयर का, तो मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट में न्यूज फैलाता हूं कि मेरी कंपनी का उसके साथ टेक ओवर हो रहा है, वो मेरी कंपनी को ले रहा है, तो शेयर प्राइस में फिर से क्या करा देता हूं, बढ़ा देता हूं। और जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो अनिल अंबानी बेच देता था शेयर। लेकिन तुम बच्चों, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम लोग ये कंसेप्ट समझ जाना, उसके बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। आपने जिंदगी भर लोगों का, शेयर होल्डर्स का काटा, जिंदगी भर आपने शेयर होल्डर्स को बर्बाद किया। एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड आपने अपनी फर्जियत करवाई। अभी फिर से जेल जाने वाला है वो। एक बार तो मुकेश अंबानी ने उसको बचा लिया। तो समझो, अब एक मिनट, अब बच्चे यहां पे कॉर्पोरेट विल का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। कॉर्पोरेट विल का एडवांटेज नहीं मिल रहा है क्योंकि लोन अनिल अंबानी ने नहीं लिया है। लोन किसने लिया है? लोन तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज ने लिया है। जैसे अभी जो अनिल अंबानी जेल जाने वाला है, वो रिलायंस पावर ने लोन लिया था, HSBC बैंक से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हो सकता है मैं गलत हूं, बट जितनी मेरी जानकारी है HSBC बैंक से लोन लिया था। तो भाई लोन अनिल अंबानी ने लिया था, लोन किसने लिया था? लोन तो कंपनी ने लिया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अगर फॉलो करो तो अनिल अंबानी शुड नॉट बी लायबल ना। कंपनी के पीछे के लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है सेपरेट लीगल एंटिटी से। सो अनिल अंबानी शुड नॉट बी लायबल। बट वो कह रहा है, कोर्ट किसको पकड़ रहा है? अनिल अंबानी को। क्यों पकड़ रहा है कोर्ट? क्योंकि कोर्ट ने यह पाया है कि लोन जो कंपनी के नाम पे लिया गया, लोन किसके नाम पे लिया गया? लोन लिया गया कंपनी के नाम पे। और लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था, लोन लिया गया था कि पैसा, लोन का पैसा कहां पे लगाया जाएगा? कंपनी के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। लोन उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया जिस पर्पस के लिए लिया गया था। लोन लिया कि भाई रिलायंस पावर एक नया थर्मल पावर स्टेशन खोलेगी 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन से। लेकिन उस लोन से क्या हुआ? फंड्स को डाइवर्ट किया गया, फंड्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिए गए, फंड्स किसी और प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा दिए गए। सो यहां पे क्या हुआ? यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यूज हुआ या फिर अब्यूज हुआ? अब्यूज हुआ। तो भैया जब सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अब्यूज होगा तो व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी किसकी बनेगी? तो कॉर्पोरेट विल का, तो तुम लोग कॉर्पोरेट विल का एडवांटेज, तो अनिल अंबानी ये बोल सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, सालमन वर्सेस सालमन, मैं लायबल नहीं हूं, मैं लायबल नहीं हूं, मैं जा रहा हूं अपना बैट बॉल स्टंप लेके मैं घर जा रहा हूं। क्या अनिल अंबानी ये बोल सकता है? नो, ही कैन नॉट से। व्हाई? व्हाई? बिकॉज ही हैज अब्यूज्ड। उसने क्या किया है? उसने अब्यूज किया है। किसको अब्यूज किया है? सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको उसने अब्यूज किया है। ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ऑल्टर ईगो और सेपरेट लीगल एंटिटी में डिफरेंस बताइए। सो मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट ने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप एक पैराग्राफ क्या लिख दो, एक ऑल्टर ईगो का लिख दो एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ किसका लिख दो? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। नहीं सर आप डिफरेंस बताओ, आपने मेरा कॉलर पकड़ लिया कि सर डिफरेंस बताओ, हमने फीस भरी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल्टर ईगो के अंदर किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया? बेसिकली डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के। लेकिन ऑल्टर ईगो सॉरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, प्रमोटर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और कोई भी इंसान, इवन कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी इंसान क्या हो सकता है? लायबल हो सकता है। बट अगेन दोनों कंसेप्ट की इंटेंशन क्या है? दोनों कंसेप्ट की इंटेंशन एक ही है। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या किया जाता है? अब्यूज किया जाता है। लोग कंपनी बनाकर क्या करते हैं? जब गलत काम करते हैं, अपनी घटिया इंटेंशन को, अपनी खराब नीयत को लोग क्या करते हैं? कंपनी के थ्रू जब पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट भी और कंपनीज एक्ट भी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट विल, ये जो पर्दा है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो प्रोटेक्शन है, इसको क्या कर सकता है? इग्नोर कर सकता है। तो जब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है तो कंपनी और कंपनी के पीछे के लोग दोनों को सेपरेट माना जाता है, दोनों को एक माना जाता है? दोनों को एक माना जाता है। अनिल अंबानी बोलेगा नहीं 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 नहीं, लोन कंपनी ने लिया, कंपनी, फंड्स किसने डाइवर्ट किए? कंपनी ने डाइवर्ट किए। अनिल अंबानी यही बोलेगा ना, फंड्स किसने डाइवर्ट किए? कंपनी ने डाइवर्ट किए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा? रिलायंस पावर
और अनिल अंबानी, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो बच्चों, मैं अगला जो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसमें ऐसा, अच्छा, और बच्चों एक और चीज ये है कि एवरी डे वी विल राइट वन आंसर। हमारे लेक्चर में एक 5 मिनट का टाइम वुड बी देयर एवरी डे। हर एक दिन हम 5 मिनट का टाइम किस में डिवोट करेंगे? इन राइटिंग आंसर। चाहे कंपनी लॉ का लेक्चर हो, चाहे ईबीसीएल का लेक्चर हो, या कोई भी लेक्चर हो, हर दिन 5 से 10 मिनट हम किस में स्पेंड करेंगे? राइटिंग प्रैक्टिस में। बिकॉज आई नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि सी सेट में तो अपन ने 12th किया, उसके बाद 2 महीने के बाद अपन एसईसी या सीईटी में आ गए या जहां पे भी आ गए, तो हम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस तो की ही नहीं है। टिक टाक खेला, केबीसी खेला, आ गए यहां पे। सो वी हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज हमेशा याद रखना, अपने सीएस एग्जाम में, स्पेशली थियरी पेपर्स में, पास वही होता है द वन हु राइट्स बेटर, द वन हु राइट्स बेटर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना राइटिंग प्रैक्टिस पे वी हैव टू वर्क, और मेरा बहुत ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है? राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। चलिए, सब मैं आपके साथ जो नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है, तो इसका शुरुआत में कैसे करूंगा? व्हेन द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज व्हाट? जब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या किया जाता है? जब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या किया जाता है? अब्यूज किया जाता है। द कोर्ट्स एज वेल एज लॉ इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट भी और कानून भी क्या करते हैं बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, एंड पनिशेस द पर्सन हु इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसडीड। ठीक है, द कोर्ट लिफ्ट्स, द कोर्ट और द लॉ लिफ्ट्स corporate will to punish the concerned person. ठीक है ना? तो ये हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट इज कैसे। जो अगला डिस्कशन है वो क्या है? कॉर्पोरेट विल कब कब लिफ्ट हो सकती है। आप लोग को मेरी राइटिंग से फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाय द वे ये इंग्लिश में लिखा है मैंने। चलिए, So now someone can ask me, कोई मुझसे पूछ सकता है कि हाउ कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कैसे किया जाता है या कब कब लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, हाउ कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड। सो बच्चों, अनिल अंबानी केस में, इन केस ऑफ अनिल अंबानी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ अनिल अंबानी केस में? आपको पता है ना, अभी अनिल अंबानी जेल जाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो जेल। 450 करोड़ रुपए उसको कोर्ट ने बोला था कि 450 करोड़ रुपए हमारे यहां पे जमा कराओ, जो वो करा ही नहीं सका। फिर अल्टीमेटली लास्ट जो डे था पे करने का, उस दिन उसके भाई ने, मुकेश भाई ने क्या किया, उसके बिहाफ पे 450 करोड़ रुपए कोर्ट में क्या करवा दिए, जमा करा दिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो लोन अनिल अंबानी ने नहीं लिया था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोन अनिल अंबानी ने नहीं लिया था। लोन किसने लिया था?
लोन तो कंपनीज ने लिया था। सो कहीं ना कहीं और अनिल अंबानी ने कोर्ट में ये कहा भी होगा कि भाई लोन कंपनी ने लिया था, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी। आप कंपनी को वाइंड अप कर दो, कंपनी के एसेट्स बेचो, कंपनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर बेचो, जो करना है करो, आई एम नॉट लायबल। तो कोर्ट ने कहा हम वो तो करेंगे, वो तो एनसीएलटी अपना काम करेगा आईबीसी के अंदर, बट हमें ये भी पता है कि आपने भी फंड्स को क्या किया है, गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। मतलब कोर्ट ने क्या किया? कॉर्पोरेट विल, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को दरकिनार कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, सो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन है, हाउ कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड। तो दो तरीकों से लिफ्ट होती है कॉर्पोरेट विल। अच्छा, एक कंसेप्ट आप सबको क्लियर है कि जब जब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी, जब जब क्या होगी, जब जब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी, हु वुड बी पनिश्ड? कंपनी या कंपनी के पीछे के लोग? द पर्सन हु इज एक्चुअली लायबल, द पर्सन हु इज एक्चुअली लायबल। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को नहीं देखेंगे, कंपनी को पनिशमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, बट एक्चुअली में कौन पनिश होगा? जिसने वो कांड किया है, जिसने वो कॉन्ट्रावेंशन, मैं एक वर्ड यूज करूंगा आगे जाके, कौन सा वर्ड यूज करूंगा? कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन? उल्लंघन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। सो द वन हु हैज एक्चुअली मेड द कॉन्ट्रावेंशन वुड बी पनिश्ड, ये ध्यान में रखना। सो हाउ द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड? तो पहला है, अनिल अंबानी वाले केस में कॉर्पोरेट विल किसने लिफ्ट किया? कंपनी लॉ ने या कोर्ट ने? कंपनी लॉ के अंदर तो कुछ भी गलत नहीं किया अनिल अंबानी ने, उसके अंदर कंपनी लॉ के अंदर, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर गलत करता तो आरओसी या जो भी है, आरओसी है या जो भी कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो एक्शन लेती। तो सबसे पहला कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं, कौन लिफ्ट कर सकते हैं? कोर्ट्स हो गए। अभी नए टाइम में एनसीएलटी भी हो सकती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्योंकि अब ये कंपनी लॉ के अंदर कोर्ट बन गया एक प्रकार का। और दूसरा, और कौन लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट विल? पहला कौन लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट विल? कोर्ट लिफ्ट कर सकते हैं। और कौन लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट विल? और कौन कर सकता है कॉर्पोरेट विल लिफ्ट? सॉरी, एग्जैक्टली, लॉ, बेसिकली कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट विल। कंपनीज एक्ट और कोर्ट्स ये क्या कर सकते हैं बच्चों? ये जो है कॉर्पोरेट विल को क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। ना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट विल, अच्छा लॉ को और क्या बोलते हैं कठिन लैंग्वेज में? लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जब मैं पहली बार सीएस करने के लिए कोचिंग क्लास करने पुणे आया, तो हमारे जो सर थे, और बच्चों मेरा जो बेसिक 10 तक का जो मेरा एजुकेशन हुआ है वो हिंदी मीडियम से हुआ है, तो इंग्लिश अपना थोड़ा पंचर ही था शुरू से। सो व्हेन आई हैड कम टू पुणे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं पहली दफा पुणे आया, और सीएस फाउंडेशन तो मेरा भगवान की कृपा से क्लियर हो गया था अंधी कहानी में, तो जब मैं एग्जीक्यूटिव के लिए पुणे आया, तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने सबसे पहले बोला द स्टैट्यूट रिलेटिंग टू कंपनी इज वेरी डिफिकल्ट। अब मेरी हालत खराब होगी, ये अभी मैं इतने आराम से स्टैट्यू बोल रहा हूं, मैं उस समय ये भी नहीं बोल पाता था, स्टैच्यू ये कहता रहता था। सो ऐसा उन्होंने कहा। तो बच्चों लॉ को ये बोलते हैं ना स्टैट्यू। तो बच्चों जो लॉ के अंदर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। पहला क्या है बच्चों? ये जो कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अच्छा, कब होगी स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट विल कब लिफ्ट होती है? सॉरी, यस, क्या नहीं से कंपनीज एक्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके अंदर लिखा है कि अगर उन सेक्शंस की अवहेलना हुई, उन सेक्शंस का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल?
हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ओए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एवरी डायरेक्टर, देन अच्छा कंपनीज एक्ट के अंदर और दूसरे भी लॉज हैं, जैसे एनवायरमेंटल लॉज है। एनवायरमेंटल लॉज में भी लिखा है कि भाई अगर मान लो कंपनी ने किसी प्रकार का क्या किया है, एनवायरमेंटल ऑफेंस किया है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पढ़ा होगा ही, और हम लोग आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के अंदर कि भाई अगर सेबी एक्ट का पालन नहीं हुआ तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? एवरी पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऑफेंस कंपनी ने किया है। ऑफेंस किसने किया है? कंपनी ने किया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कौन सा एक्ट बच्चों? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप पढ़ते हो तो जिसके ऊपर अभी बहुत बवाल चल रहा है, किसान बिल वगैरह, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ते हो तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर अगर गलती किसने की है? कंपनी ने की है, तो जिम्मेदार कौन होगा? एवरी पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप पढ़ो, कंपनीज एक्ट के अंदर आप पढ़ो तो कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट्स को अलग अलग सेक्शंस के अंदर क्या किया गया है? पनिश किया गया है। जैसे कि कंपनी जब अपना पब्लिक इश्यू लेके आती है तो उस समय क्या इश्यू करती है? प्रोस्पेक्टस में अगर क्या है? मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट मतलब मिस स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, गलत जानकारी दी है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन सब लोगों को 3 से 10 साल तक की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, कंपनी बनाई है, बस बट कैसे बनाई है? आरओसी को गलत जानकारी देकर। कंपनी इनकॉर्पोरेट की है आपने, बट कैसे इनकॉर्पोरेट की है? आपने आरओसी को गलत जानकारी देके कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, सही जानकारी नहीं बताई। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि क्या कंपनी के प्रमोटर्स कभी जेल गए हैं? आपने बताया नहीं, जेल नहीं गए, जबकि असली में साला जेल में कर के कंपनी बना रहे। झूठ बोल के, गलत जानकारी देके, आप तथ्यों को छुपा के, ओमिशन बोलते हैं, छुपाने में क्या बोलते हैं? ओमिशन। तथ्यों को छुपा के अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो इसकी सजा सेक्शन 7 में लिखी है। इसकी सजा क्या लिखी है? कहां पे लिखी हुई है? सेक्शन 7 में लिखी है। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, क्या हो रही है? वाइंडिंग अप। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। ऐसे तो कंपनी के अंदर बहुत हर एक सेक्शन के अंदर बताया कि ये सेक्शन का पालन नहीं किया तो ये व्यक्ति जिम्मेदार है। कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या होना चाहिए? एसेट्स को बेचना चाहिए ईमानदारी से, और लायबिलिटीज को क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। लेकिन कंपनी जब वाइंडिंग अप में जा रही है तो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं? झोल कर रहे हैं, एसेट को औने पौने दामों में अपने रिश्तेदारों को बेच रहे हैं। औने पौने दामों में किसको बेच रहे हैं? डायरेक्टर्स अपने रिश्तेदारों को बेच रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है। कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया, अनाप शनाप लोन लिया, लोन रीपे नहीं कर पा रही है, लोन को गलत पर्पस के लिए यूज किया गया। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं मालूम है? आरओसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर से क्या कर दो? स्ट्राइक ऑफ कर दो। क्यों स्ट्राइक ऑफ कर दो? हमने जो कांड करना था, कंपनी बना के गलत काम करने थे, वो तो हमने कर लिए। उसके बाद कंपनी का नाम क्या कर दो? वहां से स्ट्राइक ऑफ कर दो। स्ट्राइक ऑफ कर दो मतलब कंपनी हट जाएगी। आपने लोन लिया 500-600 करोड़ का, बढ़िया लोन लेके जीवन के सारे सुख पूरे किए, जो जो आपकी इच्छा थी सब कर लिया, बढ़िया। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, 500 करोड़ का लोन लिया था कंपनी के नाम। या आपकी इमेज अच्छी, जैसे मैं भी अगर आज बैंक जाऊं तो मेरा पास्ट के बैंक स्टेटमेंट देख के, सब चीज देख के मुझे कम से कम 5 करोड़ का तो लोन मिल जाएगा। तो मैंने लोन लिया, 5 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए, फुल घूमा मैं, यूएस गया, जो जो मेरे जीवन की इच्छाएं थी, जितनी इच्छाएं मेरे मन के अंदर दबी हुई थी, एक टीचर रहते मैं जिन जिन इच्छाओं का पालन नहीं कर पा रहा था, वो सारी इच्छाएं मैंने 5 करोड़ से क्या कर ली? पूरी कर ली बच्चों। इंडिया में एक भी इच्छा पूरी नहीं की।
ठीक है, अलग अलग वर्ल्ड के सिटीज में जाके, कंट्रीज में जाके मैंने इच्छाओं को क्या किया, पूरा किया। और उसके बाद वापस आ गया इंडिया। 2 साल लग गए, 3 साल लग गए। अब उसके बाद जब मैं वापस आया ना, बहुत सारी इच्छाएं थी, तो उसके बाद मैं इंडिया आया, और इंडिया आके मैंने सुसाइड कर लिया और लिखा कि हमारी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही हैं, हमारे पास पैसे नहीं है लोन चुकाने के लिए। बच्चों से बोला, बच्चों प्लीज क्लास लगा लेने, मैं वापस आ गया हूं। बोल सर आप कौन हो, हम ध्यान दे ही नहीं आपको। तो बच्चों मैंने सुसाइड कमिट कर लिया। बैंक वाले बच्चे बैठे बैठे, ठीक है। सो बैंक वाले को कुछ नहीं मिला, तो बच्चों कुल मिला के सेम हो गया ना। इट्स लाइक कंपनी को वाइंड अप, आपने लोन लिया, लोन रिपे नहीं कर पा रहे तो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा दिया। आपने आरओसी से रिक्वेस्ट की, इस कंपनी का कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो, इस कंपनी को खत्म कर दो। लेकिन सही है गलत है? गलत है। आपने बहुत सारे लॉ को गलत, आपने लॉ का पालन नहीं किया, आपने उल्टे सीधे काम किया, और उसके बाद आप गलत आधार पे कंपनी को क्या करवाने की बात कर रहे हो, स्ट्राइक ऑफ करवाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपना एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपने साल भर में जो भी बिजनेस किया है उसके अकाउंट्स, और एनुअल रिटर्न का मतलब होता है कि जैसे आपने साल भर में बिजनेस किया है, बिजनेस की जानकारी कहां पे आती है, आपके नंबर्स की जानकारी कहां पे आती है, अकाउंट्स में। एनुअल रिटर्न में क्या आता है कि आपने साल भर में कितने नए शेयर होल्डर आए, कितने पुराने शेयर होल्डर छोड़ के गए, आपका टर्नओवर कितना रहा, आपने लोन कितना लिया। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा कंपनी ने पूरे साल भर में जो भी काम किया है, कंपनी सेक्रेटरी चेंज हुआ नहीं हुआ, कितने नए मेंबर आए, कितने पुराने छोड़ के गए, फॉरेन में कितने रुपए की सेल करी, वो सब कहां पे आता है, एनुअल रिटर्न में। तो आपको हर साल अपना एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ फाइल करना होता है, आरओसी के साथ। अगर आपने इसको फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिया, आपने गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया आरओसी के साथ, झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारे केसेस में क्या है, ये सारे केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है। बट लिफ्ट कौन करता है, क्या कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है, या फिर लॉ के हिसाब से लिफ्ट हो जाती है और पनिशमेंट मिल जाती है? लॉ के हिसाब से ही कॉर्पोरेट विल क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको क्या मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। दिस इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा, दिस इज रेफर्ड एज व्हाट, स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। दिस इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा, स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सो व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? When the persons who are responsible for any non-compliance under Companies Act or under any other law are punished by Companies Act or by such other law, it is referred as what beta? स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसको हम कहते हैं व्हाट डू वी रेफर इट एज, हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, वी रेफर इट एज स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, चलें जस्ट कम इन अ मिनट। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गया। उसके बाद अपने को क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी आफ्टर दिस है जुडिशियल लिफ्टिंग। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल।
चलिए बच्चों, सो द नेक्स्ट इज जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. नाउ जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में व्हाट विल हैपन? अब बच्चों जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में क्या होगा? प्लीज हियर. सो व्हेन आई से जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ठीक है, और अपने नोट्स में मैंने आपको 3-4 केसेस बताए हैं कि कब कॉर्पोरेट विल जुडिशियली लिफ्ट हो जाएगी. जुडिशियली मतलब जुडिशियली क्या नहीं से ऐसी हरकतें सुन ध्यान से. जब एक व्यक्ति जो कर रहा है, कंपनी का प्रमोटर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, वो जो भी कर रहा है वो एक्ट के अंदर पनिशेबल नहीं है. एक्ट के अंदर क्या नहीं है? पनिशेबल नहीं है. बट स्टिल कोर्ट को लगता है कि क्या किया गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या किया गया है? मिसयूज किया गया है, अब्यूज किया गया है. तो उस केस में कोर्ट और अब एनसीएलटी भी आ जाएगा. वो क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट विल को क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं. कंपनी और उसके पीछे के लोगों को क्या मान सकते हैं? सिंगल एंटिटी मान सकते हैं. और जो पीछे के लोग हैं उनको कंपनी की, भले गलत काम किसके नाम पे हुआ है? कंपनी के नाम पे हुआ है, बट पनिश किसको करेंगे? पीछे के लोगों को, क्योंकि पीछे के लोग और कंपनी दोनों को क्या माना जा रहा है? सिंगल एंटिटी माना जा रहा है. अब बच्चों 99% बच्चे क्या करते हैं? वो जो अपनी आईसीएसआई की मॉड्यूल में जो लिखे हुए हैं, अगर आपको याद हो, कौन कौन से केस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है? मैं बताता हूं. यस, पहला क्या है? फ्रॉड. दूसरा क्या है? टैक्सेस. अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन. देन एक पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी. उसके बाद डिवाइडिंग ऑफ इनकम एंड अवॉइडिंग ऑफ टैक्स. कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं. कहां पे बताए गए हैं केसेस? और एक टू नो द ट्रू रेसिडेंस एंड कैरेक्टर ऑफ कंपनी. ये सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं. हम मतलब इन सारे केसेस में कंपनीज एक्ट लिफ्ट कर रहा है क्या कॉर्पोरेट विल? इन सारे केसेस में कॉर्पोरेट विल कौन लिफ्ट कर रहा है? क्या कंपनीज एक्ट या फिर कोई दूसरा लॉ लिफ्ट कर रहा है? ना ना ना. मामला कहां जा रहा है? द मैटर इज गोइंग टू द कोर्ट एंड समवेयर कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट विल को क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है. अब मैं आपको यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा कि कोर्ट या फिर एनसीएलटी, कोर्ट या फिर कोई भी दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी संस्था, या फिर कोई भी दूसरी बॉडी, इसको मैं क्या बोलता हूं? कानूनी संस्था, कंपनी की गलती के लिए. किसकी गलती के लिए? उसके पीछे के लोगों को पनिश कर सकता है. हाँ या ना? जिम्मेदार ठहरा सकता है. दिस इज कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ना. सो बच्चों, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई डोंट नो, बट सर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट, जुडिशियल कॉर्पोरेट विल कोर्ट कब लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट विल? अपन सीधे यही जो अपन ने रट्टा मारा है, फ्रॉड, टैक्सेस, ये वो यही केसेस बोल देते हैं. बट बच्चों कैन आई से इन केसेस के अलावा भी कोर्ट को जहां लगता है, इन केसेस के अलावा भी कोर्ट को जहां लगता है, क्या लगता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अब्यूज किया जा रहा है, कोर्ट उन सारे केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकता है. वो ठीक है, अपने मॉड्यूल में इतने ही केसेस दिए गए हैं, बट कैन आई से कोर्ट कैन वेरी वेल गो बियॉन्ड व्हाट इज स्टेटेड हियर. सो इन केस ऑफ अनिल अंबानी का जो केस है, उसके केस में ये सारे नहीं है. उसके केस में क्या है? उसके
उसके केस में डायवर्जन ऑफ फंड्स है, उसके केस में क्या है, डायवर्जन ऑफ फंड्स है। क्या वहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया है ना? इन केस ऑफ एक उपहार थिएटर करके एक केस था, बहुत पुराना केस था। उस केस में थिएटर के अंदर, किसके अंदर, थिएटर के अंदर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं रखे थे, तो उस केस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, किसने, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपहार थिएटर जो कंपनी थी उसके प्रमोटर्स को पनिश किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो जरूरी नहीं है, व्हेन आई से जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी नया केस आपके सामने आ जाएगा, वहां पे कोर्ट क्या करेगा, बेसिकली कंपनी की गलती के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा देगा, कंपनी की गलती के लिए कंपनी के पीछे के लोगों को अगर कोर्ट जिम्मेदार ठहरा दे तो इट इज, आप बस ज्यादा दिमाग मत रखना, क्या हो गया, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो गई, किसने लिफ्ट करी, कोर्ट ने। और तुम अगर देखते हो कि किसी इंसान को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिल रही है, किसी इंसान को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिल रही है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए किसी आई थिंक मुकेश अंबानी को, रिलायंस इंडस्ट्री को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मुकेश अंबानी की फैमिली को अभी पेनल्टी लगा है कुछ 2.25 करोड़ रुपए का। एनडीटी में भी सेम चीज हुई है। तो एक मिनट, तो मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उन्होंने फाइन या पेनल्टी लगाया, तो वो लॉ के हिसाब से लगाया, तो वहां पे जिम्मेदार कौन हो गया, तो वहां पे स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, क्योंकि पनिशमेंट किसके हिसाब से मिली है, लॉ के हिसाब से मिली। ठीक है, चलिए सो अब मैं आपको ये सारे केसेस बता देता हूं। अच्छा, अब जब मैं आपको जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं मैं आपको, जब मैं आपको जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ाऊं तो बच्चों ये मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, हाउ वुड आई टीच। जब मैं आपसे कहूं कि भाई देखो जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर कोर्ट्स के पास पावर होती है, कॉर्पोरेट विल को क्या करने की, लिफ्ट करने की पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास होती है। कौन से केसेस में, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के केसेस में द कोर्ट्स हैव द पावर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। तो जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या नहीं से मुझे आपको केसेस ही बताने पड़ेंगे, व्हाट आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू टीच यू द केसेस। मुझे आपको वो केसेस, मेरे को आपके साथ उन केसेस के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी जहां पे कोर्ट ने क्या किया है, पास्ट में क्या किया है, कॉर्पोरेट विल को क्या किया है, लिफ्ट किया। तो सबसे पहला जो केस है वो है कौन सा केस, फ्रॉड का केस। सो फ्रॉड के केस में मतलब जब सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, किस लिए, क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। जब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, फ्रॉड करने के लिए। तो अगेन कोर्ट क्या करेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देगा। नाउ इसमें कुछ केसेस याद रखना। नंबर 1, एक केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, ठीक है। एक केस कौन सा बच्चों, एक है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न और एक है जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसके बाद तुम अनिल अंबानी वाला केस भी इसके अंदर डाल सकते हो क्योंकि बिकॉज दैट इज ऑल्सो फ्रॉड एक टाइप का। फिर एक हमारे देश में हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स, रामलिंगम राजू वाला केस हुआ था, ठीक है। और कोई भी केस आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आपको क्या लगता है फ्रॉड हुआ है, ठीक है। नाउ फिर ये मॉजर बेयर, लास्ट लेक्चर मैंने मॉजर बेयर का एग्जांपल दिया था आपको बच्चों। नाउ मैं आपके साथ ये केस डिस्कस करता हूं, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। बहुत सिंपल सा केस है बच्चों, बहुत सिंपल सा केस है बच्चों। नाउ ध्यान से देखना, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है। और मैं कार बेचता हूं, क्या बेचता हूं, मैं कार बेचता हूं, ठीक है। यार आपका नाम क्या है,
अभिषेक जो है वो मेरे यहां पे, अरे बेटे इतना रिस्पेक्ट आदत नहीं है अपने को इधर, तो मुझे ध्यान से देखिए। तो माय नेम इज गिलफर्ड और मैं क्या करता हूं, मैं कार सेल करता हूं, ठीक है। अभिषेक जो है मेरा मुलाजिम है, मेरे यहां पे काम करता है। और बहुत टैलेंटेड बंदा है। अच्छा, मेरा जो काम है वो सेकेंड हैंड कार बेचने का है। कौन सी कार बेचने का है? सेकेंड हैंड कार बेचता हूं मैं। तो अभिषेक जो है, जैसे तुम लोग जब इंक्वायरी करने आते हो सेकेंड हैंड कार की, तो अभिषेक तुमको कार दिखाता है और अभिषेक तुमको कन्विंस करता है, ठीक है। मैं बैठा हुआ था कैबिन में, एक दिन अभिषेक अचानक से मेरे पास आके कहता है कि दुष्यंत सर, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं। मैंने बोला क्यों छोड़ रहे? बोलता है मैं अपना करेगा कुछ। मैंने क्या करेगा? बेशक करेगा कुछ। तो मैंने बोला यहीं कर ले। तो बोलता नहीं मैं अपना अलग धंधा करेगा। मैंने ठीक है। सो ही वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस। मैंने बोला कौन सा बिजनेस करेगा? बोलता मैं भी सेकेंड हैंड कार का बिजनेस करूंगा। मैंने बोला ठीक है, मेरी दुकान है, मेरी कंपनी है, मैं कार बेचता हूं और मेरा एम्प्लॉय जो है वो मेरे साथ ही कॉम्पीट करेगा। तो मैंने अभिषेक को क्या किया, मैंने अभिषेक को 20 लाख रुपए दिए। कितने दिए? मुझे छोड़ के जा रहा है बट स्टिल मैंने उसको कितने रुपए दिए? मुझे ये छोड़ के जा रहा है बट स्टिल मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए। और मैंने इससे क्या कहा कि अभिषेक ये 20 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर? कि मेरे अभी 200 लोग मेरे कस्टमर हैं, जो लोग नियमित रूप से कार मेरे से ही खरीदते हैं और मेरे को ही कार बेचते हैं। तो मैंने बोला अभिषेक यू मेक अ प्रॉमिस टू मी, ये 20 लाख रुपए भी रख और 20 लाख रुपए के बदले मेरे से प्रॉमिस कर कि ये मेरे जो 100 कस्टमर, जो मेरे बंधे हुए कस्टमर हैं, उनमें से तो किसी भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं करेगा। अगर ये कस्टमर तेरे यहां पे कार खरीदने आते भी हैं तो तू क्लियरली उनको बोलेगा कि सर आपकी लॉयल्टी दुष्यंत सर के साथ है, तो आप प्लीज दुष्यंत सर के पास जाइए, मैं आपको कार नहीं बेचूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? एंड दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन डूइंग ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सेप्शन में आता है ये, और ये अग्रीमेंट कर रहा है। मतलब मैं अपने पास्ट एम्प्लॉय को क्या कर सकता हूं? रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। मैं अपने पास्ट एम्प्लॉय को क्या कर सकता हूं? रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। दिस इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। उसकी मतलब रेस्ट्रिक्शन है बट ये एक्सेप्शन में आएगा, तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वैलिड होगा। अभिषेक ने 20 लाख रुपए लिए, एकदम खुशी खुशी साइन किया। बोले सर आपके कस्टमर को मैं, आपके कस्टमर की परछाई भी अपनी दुकान में नहीं पड़ने दूंगा सर, मैं आपका ही नमक खाया मैंने। और चला गया बच्चों। अच्छी बात है। 1 साल हो गया। मैंने देखा कि यार ये जो मेरे 100 कस्टमर्स थे, उनमें से मेरे यहां पे सिर्फ 20 कस्टमर्स ही आ रहे हैं। 80 कस्टमर का आता पता ही नहीं। मैं उनको फोन करता हूं तो उठाते नहीं है। अरे उनका क्या हाल है? तो मैंने दूसरे नंबर से उनको फोन किया जो 80 कस्टमर है। मैंने बोला यार आप लोग कार खरीदी क्या आपने? तो बोला हाँ खरीदी। मैंने कहां से खरीदी आपने कार? क्योंकि आप तो गिलफर्ड मोटर कंपनी से कार खरीदते थे, आप तो वहां पे आए नहीं, तो आपने कार कहां से खरीदी? तो उन्होंने बोला हमने अभिषेक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से कार खरीदी है। मैंने बोला ये अभिषेक मोटर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है? बोल नहीं पता, बट हमने कार खरीदी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? क्या ना इसे अभिषेक, आपका सरनेम क्या है बेटा? अभिषेक उंदले, इनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मेरे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करोगे। मैं सीधे बच्चों बंदूक लेके पहुंचा इसके ऑफिस में, अभिषेक कार्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में बंदूक लेके, कुत्ते वुत्ते लेके पहुंचा मैं कि साला तू कैसे बचेगा। और देखा कि तो बच्चों कैबिन में ये और इसकी लुगाई दोनों बैठे हैं। लुगाई मतलब वाइफ, देसी भाषा में लुगाई। ये और इसकी वाइफ दोनों बैठे हैं कैबिन में, एकदम ऐसे लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप लेके बैठे हैं। मैंने बोला साला तुम एप्पल का यूज कर रहे हो, मैं थर्ड हैंड डेल यूज कर रहा हूं, साला क्या है ये? तू मेरा एम्प्लॉय था रे। तो मैंने बोला अभिषेक तेरे को 20 लाख रुपए दिया था कि तू मेरे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना, और मैंने सब मेरे 80 कस्टमर को तू एंटरटेन कर रहा है। क्या बोलते मालूम है? बोले सर मैं थोड़ा एंटरटेन कर रहा हूं, आई एम नॉट एंटरटेनिंग। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट सर, आई एम बाउंड बाय लॉयल्टी सर, मैं आपके प्रति पूरा निष्ठावान हूं। मैंने बोला निष्ठावान साले? बोले सर देखो मैंने एक भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया। तो मैंने बोला एंटरटेन कर कौन रहे? बोलता है अभिषेक कार्स प्राइवेट लिमिटेड।
मैंने बोला पागल तुम दोनों एक ही हो? बोलते नो सर, सालमन वर्सेस सालमन। आपसे ही पढ़ा था सर बचपन में। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के पीछे के लोग दोनों क्या हैं? अलग अलग एंटिटी। मैंने बोला काट ले। साले तो मेरे ही काट रहे हैं, मैंने तेरे को पढ़ाया तो मेरी वाट लगा रहा है। मैंने बोला अच्छा एक बार बता, तेरी कंपनी के डायरेक्टर कौन है? बोले सर मैं और मेरी वाइफ। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मेरा शेयर होल्डर कौन है? सर प्राइवेट लिमिटेड 2 ही शेयर होल्डर, मैं और मेरी वाइफ। मैंने बोला हम क्या है साले, हम बेवकूफ हैं क्या? हम कोई बेवकूफ बना रहे साला? एक भी कस्टमर नहीं आ रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं अरेंज कर पा रहा हूं मैं, एक भी काम नहीं बिक रही है। तो बच्चे समझ में आ रहा है? मैं इसके खिलाफ कहां गया? मैं इसके खिलाफ कोर्ट गया। कहां गया? कोर्ट गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है, इट इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड केस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन, कोर्ट जाऊंगा। मैं इसके खिलाफ कहां गया? मैं इसके खिलाफ कोर्ट गया बच्चों। आई वेंट टू कोर्ट, और कोर्ट में मैंने बोला कि सर इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो ये बोलता है नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं तोड़ा, मैंने तो कंपनी बनाई है, कंपनी ही कर रही है। कोर्ट नहीं बोला कि हमारे यहां पे कुछ टैटू लगा है क्या, हम गधे हैं क्या? तो अभिषेक और अभिषेक कार्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है या कोर्ट ने दोनों को सिंगल एंटिटी माना? कोर्ट ने दोनों एंटिटीज को क्या माना? कोर्ट ने दोनों एंटिटीज को क्या माना? कोर्ट ने दोनों एंटिटीज को क्या माना? सिंगल एंटिटी। और कोर्ट ने यह माना कि अभिषेक ने ये जो कंपनी बनाई है, नई कंपनी बनाई है, किस लिए बनाई है? फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया। किस चीज को लिफ्ट कर दिया? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया। क्लियर है सबको? प्लीज शॉर्ट, सबको क्लियर है? पक्का? चलिए दूसरा, ध्यान से, इसमें एक और केस है, एक और फ्रॉड वाला केस मैं आपको बता रहा हूं। एक केस है जोन्स वर्सेस लिप्पू, जोन्स वर्सेस लिपमैन। ये केस भी देखिए बच्चों। मेरे पास एक बहुत बड़ा आलीशान महल है, मेरे पास ये मेरा बहुत आलीशान, बहुत लाजवाब, बहुत बड़ा विशाल बेहतरीन नक्काशी है यहां पे, और एक बहुत बड़ा महल है, इसका नाम है फातिमा मंजिल। मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया था ये, ठीक है। सो इस महल का नाम है क्या बच्चों? फातिमा मंजिल। बहुत बड़ा महल है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये महल जो है बहुत दुर्गम रास्तों से होकर गुजरता है, मतलब इसको पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये नेशनल हाईवे है, मुंबई पुणे का एक्सप्रेस वे है। यहां से एक रोड ऐसे जाती है, फिर एक रोड ऐसे आती है। महल के बराबर सामने भारत का सबसे बड़ा गटर है। इतनी बदबू आती है ना बच्चों, इतनी बदबू आती है कि जो मिर्गी विर्गी के जो कोमा में लोग रहते हैं ना, उनको वहां पे लाके रख देते हैं वो अपने आप उठ जाते हैं, कहां आ गया मैं। तो इतना भयंकर, मतलब इतना जबरदस्त जगह है। तो भारत का सबसे बड़ा गटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गटर कहां पे? यहां पे। और फॉरेनर्स, उनको भारत का टूरिज्म मजा आता है, धारावी में घूमने में मजा आता है उन गधों को। अब उनका नया टूरिस्ट स्पॉट क्या हो गया? ये गटर देखने आते हैं। ओह माय गॉड, दिस गटर, इट स्मेल्स सो अगली, आई वांट टू लव इट। ओके भाई, जा घुस जा वहां पे। उसके सामने इस गटर के बगल में विश्व का सबसे बड़ा बूचर खाना है, गाय भैंसे बछड़े सब कटते हैं यहां पे, ठीक है। गटर के बगल में, मतलब मेरे फातिमा मंजिल के जस्ट बगल में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और रोज रात को एक औरत मोमबत्ती लेके घूमती रहती है, ठीक है। अभिषेक बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं, सिंगल है ना, चलती है ठीक है। अभिषेक बोलता है बस मेरे को सिंगल चाहिए, कोई भी हो। तो इतना, और ये भूतिया जगह पूरी है जगह भूतिया, और सबका कट्टा है यहां पे बेवकूफी, ठीक है।
तो एकदम भूतिया जगह है बच्चों, ठीक है। और ये फातिमा मंजिल है, बहुत आलीशान, लाखों में एक बेहतरीन नक्काशी का मुजायरा आपको यहां पे मिल सकता है, ठीक है। उल्टा विराट कोहली और अनुष्का यहां पे फोटो खिंचवाने भी आए थे, फोटो शूट कराने के लिए भी आए थे मास्क पहन के। सो एनीवे, तो बच्चों अब क्या हो गया, मेरे को पता चलता है और मतलब आज की तारीख में मुझे 5 करोड़ रुपए की एकदम सख्त जरूरत है, भयंकर जरूरत है। 5 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए, एकदम अर्जेंट, मुझे आज में ही चाहिए। तो बच्चे मैंने फातिमा मंजिल को सेल करने का क्या निकाला, अग्रीमेंट निकाल दिया न्यूज़पेपर में कि हमको फातिमा मंजिल क्या करनी है, फातिमा मंजिल हमको बेचनी है, अग्रीमेंट निकाल दिया न्यूज़पेपर में। तो मुझे सुबह सुबह पुष्पराज का फोन आया, हेलो दुष्यंत सर, वो फातिमा मंजिल आप बेच रहे हो मैंने सुना है। मैंने बोला हाँ। पुष्पराज बोलता है सर मैं 25 लाख लूंगा। मैंने बोला 25 लाख लूंगा मतलब क्या, अबे बेचना है खरीदना नहीं है। तो बोलते हैं हाँ सर, उस फातिमा मंजिल को मैं खरीदूंगा और आपसे 25 लाख रुपए लूंगा, इतनी घटिया जगह है वो। मैंने बोला 5 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए। बोलते सर भाड़ में जाओ। चलो ठीक है सर, ना आपकी ना मेरी 20 लाख में डन करूं। मैंने फातिमा मंजिल भी दो और 20 लाख रुपए भी दो। मैंने भाई सुनना, मर जाऊंगा पर तेरे को तो नहीं बेचूंगा, रख। फिर जिया का फोन आता है, हेलो सर मैं जिया। मैंने हाँ जिया सर मैं लिया। मेरा क्या लिया, दीपिका पादुकोण। बोलती नहीं सर, वो लिया वो फातिमा मंजिल। मैंने ठीक है ले ले बेटा, मेरे को बेचना है, मेरे को 5 करोड़ की बहुत जरूरत है। सर 5 करोड़ तो नहीं लूंगी मैं आपसे, 10 लाख लूंगी। मैंने क्या लोगे यार, मैंने रख। बच्चों मैं क्या किया, फिर मुझे अपने दीपक का फोन आता है और दीपक बोलता है, हेलो दीपक बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला आज तक वाले तेरे घर पे घुस के मारूंगा। अरे नहीं सर दीपक बोल रहा हूं। दीपक बोला अच्छा दीपक। तो उसके बाद क्या हुआ कि दीपक जो है ये मुझे बोलता है कि दुष्यंत सर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा और फातिमा मंजिल लूंगा। मैंने बोला चलो पहली बार तो हम पॉजिटिव में आए। तो बोलते मैंने बोला ठीक है 50,000 चलेगा मेरे को। कोठी है 500 एकड़ का कोठी है, कितने रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गया मैं, कितने में बेचने के लिए तैयार हो गया 50,000। चलो भागते भूत की लंगोट काफी, जो हाथ में आ रहा ले लो। साला पुष्पराज या जिया के चक्कर में जाता तो 20-20 लाख रुपए देना पड़ता। अब बच्चों ठीक है बेच दिया मैंने, हम लोग का क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर मेरे घर पे आया, नव भारत, पहले प्रहर का खबरी, और उसके अंदर लिखा है कि जो फातिमा मंजिल बिल्डिंग थी उसके सामने जो गटर था, मोदी गवर्नमेंट जो है उस गटर को हटा के एप्पल का जो नया प्लांट आ रहा है उसको फातिमा मंजिल के सामने लगा रही है। जो बूचड़ खाना था गटर के बगल में, जो स्लॉटरिंग हाउस था, वहां पे एक भव्य बायो रोज गार्डन बन रहा है, जैसा रोज गार्डन ऊटी में है जहां मैं हनीमून मनाने गया था, वहीं पे क्या बन रहा है, स्लॉटरिंग हाउस के बदले क्या बन रहा है, रोज गार्डन बन रहा है। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कब्रिस्तान थी, सरकार उसको भी नेस्तनाबूद करके वहां पे एक आईटी पार्क लेके आने वाली है, शरद पवार इंटरनेशनल आईटी पार्क। खुद तो गया नहीं वो बट दूसरों की अब जीते जीते लोगों को परेशान किया, अब तो वहां पे एक आईटी पार्क बन रहा है। और बच्चों में पागल हो गए, यार क्या कर दिया मैंने यार, शिट। पुष्पराज का फोन आता है, अरे दुष्यंत सर। पुष्पराज का फोन आता है, अरे दुष्यंत सर वो जो आप बोल रहे थे फातिमा मंजिल, उसके मैं आपको 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा भाई बात करते हैं बाद में। जिया का फोन आता है, जिया बोलती सर मैं तो 70 करोड़ रुपए दूंगी, टेंशन ही मत लो, घर की बात है सर, पहले तो मैं मजाक कर रही थी, अप्रैल था सर उस दिन। मैं बोला यार क्या हो गया ये,
दीपक का फोन मैं दीपक को फोन करता हूँ, दीपक सुनना यार, दीपक यार वो तेरी भाभी है ना, वो यार उसकी इच्छा नहीं हो रही है यार, उसको ऐसा लग रहा है कि यार वहीं पे हम लोगों को बेचना नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छी जगह है यार, हमारी यादें हैं, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा के अब्बा, मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, मेरी खाला, मेरी चाला, मेरी लाला, हम सब वहीं पे पैदा हुए भाई, दीपक माफ कर दे, इमोशनल अटैचमेंट है, क्या है हमारा, नहीं बेच पाऊंगा। दीपक बोलता है सर आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर सिर्फ आपके यहाँ आता है? बोले सर मैं तो 50,000 से एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, और जमीन तो मैं लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कोरट जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े। मैं फंस गया बच्चों, वादा तो मैंने कर दिया था, मैंने दिमाग लगाया, हूं तो मैं कंपनी सेक्रेटरी, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग ऐसा लगाया बच्चों। और एक चीज याद रखना, हमारे देश में एक कानून है, हमारे देश में एक कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कौन सा कानून है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा, और अगर वो व्यक्ति बाद में क्या नहीं करता, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने से क्या कर देता है, मना कर देता है, तो जो अग्रीव पार्टी मतलब दीपक जिससे प्रॉमिस किया था, वो क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट से क्या बोल सकता है कि मैं चाहता हूं कि दुष्यंत सर कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। स्पेसिफिकली परफॉर्म करे मतलब मुझे वही चीज दे जो उन्होंने क्या की थी, प्रॉमिस की थी। मैंने दीपक को बोला, दीपक भाई देख सॉरी यार माफ कर, मैं तेरे को जमीन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तेरी भाभी का अटैचमेंट है, इससे मेरी भी यादें जुड़ी हुई है बचपन की। दीपक यार क्या बताऊं, वो गटर की खुशबू हमको इतनी परफ्यूम जैसी लगती थी ना, मनमोहक खुशबू लगती थी। तो दीपक बोलता सर सॉरी सर। मैं दीपक एक काम करता हूं, 50,000 का प्रॉमिस किया ना, मैं तेरे को 5 करोड़ देता हूं एज अ कॉम्पेंसेशन। मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं ना, मैं कितने देता हूं तेरे को, मैं 5 करोड़ देता हूं, तू ऐश कर, क्या याद रखेगा तू भी। दीपक बोलता नहीं सर मेरे को वही चाहिए जो तुमने मुझसे क्या किया था, प्रॉमिस किया था, मुझे बाकी की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दीपक बोलता है कि सर आपको पता है ना मैं कोर्ट भी जा सकता हूं, क्या मांगने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो मैंने बोला यार अब तो मैं फंस गया, मैंने क्या बोला कि यार अब तो मैं फंस गया। अच्छा दीपक को मैंने सिर्फ अग्रीमेंट किया था, बट रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ था। वो आपको पता ना इमूवेबल प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। तो अब मैंने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया बच्चों? मैंने एक कंपनी बनाई, दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्या है? What this company is? बच्चों ये कंपनी क्या है? This company happens to be what? This company is a separate legal entity. ये कंपनी क्या है बच्चों? ये कंपनी जो है वो है separate legal entity. मैं कौन हूं? दुष्यंत जैन इंडिविजुअल हूं, मैं एक इंसान हूं। ये है एक कंपनी, ये है एक इंसान। मैंने क्या किया? What did I do? अभी फातिमा मंजिल की ओनरशिप मेरे पास है ना, फातिमा मंजिल का पेपर मेरे नाम पे है। मैंने क्या किया बच्चों? दुष्यंत जैन ने फातिमा मंजिल की ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ओनर किसको बना दिया? दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने क्या बना दिया? ओनर बना दिया। किसका ओनर बना दिया? फातिमा मंजिल का ओनर बना दिया मैंने दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। अच्छी बात है। और फटाक से जाके मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी ना, तो दुष्यंत और दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और मैंने फटाक से प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर करा दी? फातिमा मंजिल किसके नाम पे रजिस्टर करा दी? दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। तो अब कौन बन गया ओनर? दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दीपक ने मेरे खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया? दीपक ने मेरे खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया? दीपक फाइल्ड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दीपक ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी लेने के लिए, फातिमा मंजिल क्लेम करने के लिए दीपक ने क्या किया? एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया मेरे खिलाफ। कोर्ट में गए हम लोग, कोर्ट ने मुझसे बोला दुष्यंत तुम क्यों नहीं दे रहे हो दीपक को प्रॉपर्टी? तुमने पहले दीपक के साथ अग्रीमेंट किया था। मैंने क्या बोला? सर वो अग्रीमेंट गलती से हो गया था, मुझे पता नहीं था सर।
और सर अब तो मैं तो कोर्ट बोलता है एक काम करो, दुष्यंत दीपक को दे दो प्रॉपर्टी। मैंने बोला सर नहीं दे पाऊंगा प्रॉपर्टी, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं हूं। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? उज्जवल कौन है प्रॉपर्टी का मालिक? अब यस, वो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कंपनी मालिक है सर। तो जिस चीज का ओनर मैं नहीं हूं वो मैं ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं सर? रजिस्टर्ड ओनर तो कौन है? फातिमा मंजिल का रजिस्टर्ड ओनर कौन है? फातिमा मंजिल का रजिस्टर्ड ओनर कौन है? दुष्यंत रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। सर कंपनी है, आपको पता ही है, सालमन वर्सेस सालमन। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सर। कोर्ट बोलता वेरी गुड। अच्छा बताओ क्या है दुष्यंत एंटिटी, दुष्यंत रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का क्या स्टेटस है? उसके डायरेक्टर कौन है? मैंने सर मैं और मेरी वाइफ। उसका प्रमोटर कौन है? मैंने मैं और मेरी वाइफ। कोर्ट बोलता बहुत बढ़िया। हमारे यहां पे कोई टैटू है जो तू हमारा काट रहा है साले, हमको उल्लू बना रहा है? मैं ना जी ना। कोर्ट बोलता अबे दुष्यंत और दुष्यंत रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है? सिंगल एंटिटी। और तुम फ्रॉड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए तुमने ये सारा कृत्य रचा हुआ है। ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तुम दोनों सिंगल एंटिटी, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हुम? दीपक। समझ में आया मैंने क्या कहा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं से कंसेप्ट ऑफ कंपनी को, कंपनी के कंसेप्ट को लोग क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। पीपल आर मिसयूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपनी टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? कई बार उसके बाद कई बार पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जो काम होते हैं, किसके खिलाफ जो काम होते हैं? पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जो काम होते हैं, उन कामों को अंजाम देने के लिए भी लोग क्या कर लेते हैं? कंपनी बना लेते हैं ना। बच्चों पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कौन से काम हो सकते हैं? पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कौन से काम हो सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पब्लिक पॉलिसी? अच्छा, सबसे पहली चीज, पब्लिक पॉलिसी शब्द को कहीं पे भी ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है कि ये सारी चीजें पब्लिक पॉलिसी में है, ये सारी चीजें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसी कोई भी चीज जिससे एक गलत प्रथा का जन्म होता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे किसका जन्म होता है? एक गलत कस्टम, गलत प्रथा का जन्म होता है, उसको भी अपन क्या मान सकते हैं? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मान सकते हैं। ऐसी चीजें जिसका समाज पे क्या पड़ता है, ऐसी चीजें जिसका समाज पे क्या पड़ता है? बुरा असर पड़ता है। दैट इज व्हाट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एक हिंदू एक साथ 2 बीवियां नहीं रख सकता, बट एट द सेम टाइम मुस्लिम्स आर अलाउड टू हैव 4 बीवीज। सही, कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से पढ़ो तो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार ये बोलेंगे कि दिस इज अगेंस्ट राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, बट ठीक है, पर्सनल लॉ है तो वो अलाउड है, अपन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल। सो इफ अ हिंदू पर्सन हैज 2 वाइफ्स एट द सेम टाइम, व्हाट वुड इट सजेस्ट? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है? पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मुझे एक लड़की से प्यार है, बट वो लड़की मुझे काले भैंसे से भी खतरनाक मानती है। मैं उसके पिताजी को 10 करोड़ रुपए देता हूं और कहता हूं कि अपनी लड़की का ब्याह हमारे साथ कर दो। कैन आई से दैट इज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट? आप पैसे देके यू आर अरेंजिंग अ वाइफ फॉर योरसेल्फ।
मनी कैन नॉट बाय लव। बुक्स में अच्छा लगता है ऐसा पढ़ के, यस और नो बच्चों? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है बच्चों। जिस एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस एरिया के बीच में, उस एरिया में अगर कोई व्यक्ति शराब की दुकान खोल ले, बच्चों की तो दुआ लगेगी, बट कैन आई से दिस इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट? पब्लिक पॉलिसी के क्या है? अगेंस्ट है। सो बच्चों ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किसके अगेंस्ट है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। वेश्यावृत्ति, शरीर बेचना, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सो बच्चों अगर आपने, तो अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम कोई इंसान करता है, कौन करता है? कोई इंसान करता है, तो उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी, उस इंसान को पर्टिकुलर लॉ के अंदर क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चों अगर आपने एक कंपनी बनाई, क्या बनाई आपने? कंपनी बनाई जो किसके अगेंस्ट काम करेगी? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम करेगी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? कंपनी और कंपनी के पीछे के लोग दोनों को क्या किया जाएगा? एक ही ट्रीट किया जाएगा। ये ध्यान में रखना, कंपनी और उसके पीछे के लोगों को क्या ट्रीट किया जाएगा? एक ही ट्रीट किया जाएगा, सिंगल एंट्री ट्रीट किया जाएगा। बच्चों नाउ कई बार आप कंपनी बनाते हो, क्यों बनाते हो? एक नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। कई बार आप क्या बनाते हो? कंपनी बनाते हो। आप इसलिए बनाते हो क्योंकि आपको सरकार के द्वारा दी गई छूट और रियायतें चाहिए। करेक्ट है? समटाइम्स, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। समटाइम्स यू फॉर्म कंपनीज, समटाइम यू फॉर्म कंपनीज। क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई क्या चाहिए? जैसे मोदी गवर्नमेंट में आप सबको पता है स्टार्टअप कंपनीज, आपने एसबीसी में अगर मेरे साथ स्टार्टअप कंपनीज पढ़ा है तो यू नो कि कितनी सारी सुविधाएं स्टार्टअप कंपनीज को मिलती हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान सुनना। सो आपने एक स्टार्टअप कंपनी बना ली। अच्छा मुझे बताइए, एक नॉर्मल तरीके से बताइए कि स्टार्टअप कंपनी की जो छूटें हैं, जो सरकार रियायतें देती है, जो सरकार बेनिफिट्स देती है स्टार्टअप कंपनी को, वो कौन सी कंपनी को मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए? न्यू कंपनी जो नई नई बनी है, जो बेरोजगार लोगों ने या एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की है, उन कंपनीज को। मतलब समझिए मेरी नीयत क्या है, किसको सहयोग करने की नीयत है मेरी? जब मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि स्टार्टअप कंपनीज को हम बहुत सारी रियायतें देंगे, एग्जम्पशंस देंगे, प्रिविलेजेस देंगे, तो सरकार की नीयत क्या है? सरकार किसको छूट देना चाहती है? सरकार किसको लाभ पहुंचाना चाहती है? स्टार्टअप कंपनीज के माध्यम से सरकार किसको लाभ पहुंचाना चाहती है? न्यू कंपनीज को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, हाँ है ना? तो सरकार ने कहा है, सरकार ने यह कहा है कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उससे कहां तक? पहले 5 इयर्स था, अभी 10 इयर्स हो गया। 10 इयर्स तक कंपनी को किसका दर्जा मिलेगा? स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गई, आईपीआर के अंदर जो पेटेंट कॉपीराइट की जो फीस है इसमें बहुत छूट मिलती है। देन प्रॉपर्टी खरीदने में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, दुनिया भर के बेनिफिट्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन शर्त क्या है कि आपको क्या होना चाहिए? जी, व्हाट शुड यू बी? You should be a startup in order to claim these benefits. Am I correct? अब बच्चों ध्यान से देखना। So ये कंपनी है, and this company, for example, startup कंपनी का नाम है X Limited. Sorry, startup can always be a private company. X Private Limited. Now, what this X Private Limited is? X Private Limited happens to be a startup company. Am I correct? Wait, sorry. Clear है सबको? अब ध्यान से देखना। अब हमने देखा कि चलो एक्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स पे एक नजर डालें। किसके पे नजर डालें?
एक्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल भीख मांगने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। अभी मैं अपने होम टाउन जाता हूं, आपको पता है एक येलो राशन कार्ड आता है गरीब लोगों के लिए। अच्छा, येलो गरीब लोगों के लिए नहीं है, तो एक नॉर्मल राशन कार्ड आता है। कोई तो आता है, हाँ कोई तो आता है। हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ में, मैं वहां पे बताता हूं, तो वहां पे 5 रुपए किलो चावल मिलता है। 5 रुपए किलो मिलता है, 2 रुपए किलो मिलता है, 10 रुपए किलो चावल मिलता है, ठीक है। अब कायदे से ये चावल हमको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? माई फादर इज वेरी रिच, अमीर बाप का गरीब बेटा हूं मैं, ठीक है। तो अब कायदे से हमको तो वो चावल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो चावल सरकार की दुकान में मिलता है वो गरीब लोगों के लिए होता है। गरीब मतलब लो इनकम ग्रुप, गरीब तो कहना सही नहीं है, लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए होता है। करेक्ट है? व्हाट माई मदर डज, यू नो, मैं भले ही पूना में आके बोलता हूं कि मैं लॉ गुरु हूं, यूट्यूब पे तुमको एकदम बड़ा दिखता हूंगा, वैसा कुछ नहीं है। मेरी माँ जिस दिन मैं घर जाता हूं उसके तीसरे दिन मुझे राशन की दुकान में, जो एक झोपड़पट्टी जैसी जगह में चलती है, वहां जाके लाइन में लगवा देती है हाफ पैंट पहना के, और बोलती है कि जब तक 10 किलो गेहूं लेके नहीं आया घर पे मत आना। समझ रहे हो क्या स्टार्टअप का बेनिफिट स्टार्टअप को मिल रहा है? अब मैं 10 रुपए किलो वाला चावल मैं लेके आता हूं, आई गेट द राइस, 10 रुपए किलो चावल मिलता है, 5 रुपए किलो नमक मिलता है, कौन तो अंकुर नमक, पता नहीं कौन सा नमक मिलता है, देन ऑयल, यू गेट ऑयल ऑल्सो। ऑयल नहीं लाते, शायद ऑयल नहीं लाते, हाँ ऑयल मिलता है, बट वो ऑयल लेके नहीं आते क्योंकि ऑयल हम लोग कहीं गांवों से ले आते हैं, वो खुद से निकालते हैं ना किसान लोग, सो वी गेट ऑयल फ्रॉम देयर। सो बट स्टिल जो जो मिलता है सब फ्री का माल ले आते हैं। मतलब 200 रुपए में हम उतनी चीज ले आते हैं जो हम दुकान में खरीदते तो कम से कम 3000 रुपए की आती। लेकिन ठीक है, मैं वो ले आता हूं, मम्मी का आदेश है तो सर्वोपरि होता है। बट डू यू थिंक कि वो बेनिफिट हम के सच्चे हकदार हमें, वो बेनिफिट का सच्चा हकदार कौन है? पीपल फ्रॉम लो इनकम ग्रुप, राइट। सरकार ने उनके लिए रखा है। बट मैं भी लाइन में खड़ा होता हूं और मुझे भी गर्व होता है। गर्व इसलिए होता है कि सस्ते मिल रहा है, पैसे तो अपने ही बच रहे हैं, काम आएंगे आदमी तो कल। अब ये स्टार्टअप कंपनी है और ये स्टार्टअप कंपनी आ गई, ये भी राशन की दुकान में आ गई है। क्या लेने के लिए? सस्ता राशन लेने के लिए, छूट क्लेम करने के लिए आ गई है। बट जब स्टार्टअप कंपनी का हमने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया मतलब, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया मतलब राधा, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया मतलब हमने देखा कि इसके पीछे कौन है, इसके शेयर होल्डर्स कौन है। तो इसके शेयर होल्डर में समझ में आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और एक शेयर होल्डर है अडानी। काफी नाम सुना होगा आपने, अभी बहुत नाम पॉपुलर हो रहा है अडानी, इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर रहा है अडानी लीज बेसिस पे। सो अडानी एंटरप्राइज एक 3 शेयर होल्डर हैं बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल इन दिस केस? बच्चों, क्या हमको इस केस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करनी चाहिए? हमको देखना चाहिए, मतलब हमको देखना चाहिए कि ये लोग, ये 3 शेयर होल्डर और ये जो स्टार्टअप है, इन सबको हमको क्या अलग अलग एंटिटी मानना चाहिए, सेम एंटिटी मानना चाहिए? सेम एंटिटी मानना चाहिए। अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी मानोगे इस कंपनी को, एक्स प्राइवेट लिमिटेड को, तो ये स्टार्टअप हो जाएगी। लेकिन आप पर्दा उठाओ और देखो कि उसके पीछे, आप पर्दा उठाओ और पर्दा उठा के देखो कि उसके पीछे शेयर होल्डर कौन है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, तो बच्चों इस केस में तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो बोल रही है कि मैं स्टार्टअप हूं, गरीब हूं, इसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? और बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? नॉर्मली नहीं मिलेगा या लिफ्ट करने के बाद? लिफ्ट करने के बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका वास्ता है, ये एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? एक बड़े बिजनेस घराने से। यस और नो? बच्चों हमेशा याद रखिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने शादी कर ली, अभिषेक ने शादी कर ली, आज सुहाग रात है, ठीक है। सो ही हैज हिज फर्स्ट नाइट, और लड़की घूंघट पहन के रेडी है कि भाई मेरा पति आएगा, और ये बेचारा बोल रहा है कि प्लीज घूंघट उठाओ। ये घूंघट उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा, इतना भारी घूंघट है।
पूरी ताकत लगा ली घूंघट उठाने के लिए, वो टिच नहीं रहे। लड़की से बोला बोल सकती हो, लड़की बोलती है अपा डप्पा चप्पा। बोला कुछ बोलो जरा, हिल सकती हो, बोलती हिलती भी नहीं है, खड़ी वो एक जगह पे वैसी एकदम मूर्ति की तरह वहां पे स्थापित है। सो कहना से तब इसके मन में शक का बीज आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन देखते हैं फिर ये पर्दा उठाने के लिए हथौड़ी लाएगा, जो भी चीज लाएगा, बट वो पूरी जान लगा देगा पर्दा उठाने के लिए। सो समझना, मैं ये कहना चाहता हूं जब तक सारी चीजें नॉर्मल हैं तब तक कोर्ट कभी भी किसी कंपनी की कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट, कोर्ट किसी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। नाउ एक और मैं आपके साथ छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा। बच्चों, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस कंपनी? अगर मैगी खा के अपना लिवर खराब कर रहे हो, लिवर खराब होता है ना, अतड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। अगर मैगी खा के अपना इंटेस्टाइन की मदर सिस्टर एक कर रहे हो, ठीक है, तो और बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको यहां पे आगे प्रवचन देता हूं कि मैगी नहीं खाना चाहिए, बट मेरे घर में मेरी बेटी धड़ाधड़ मैगी खाती है बच्चों, मैं क्या बोलूं, ठीक है। एक बार उसको मैंने अपनी एक रिश्तेदार के घर पे भेज दिया और उसने वहां से मैगी खा ली। उसके बाद पता नहीं क्या चर्चा, क्या उसको चस्का लग गया मैगी खाने का। मतलब मैंने तो कभी खाई नहीं बच्चों, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे मैगी खाए मुझे। मेरे को, मैं जब किशोर अवस्था में भी मुझे मैगी पसंद नहीं था। किशोर अवस्था मतलब जब मैं टीनेजर था। तो एनीवे, तो बच्चों नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वी ऑल नो अबाउट दिस कंपनी, राइट? अच्छा, सबसे पहले नाउ दिस इज एन इंडियन कंपनी और अ फॉरेन कंपनी? इज इट एन इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी? थप्पड़ मारूंगा जो फॉरेन कंपनी बोलेगा। इट्स एन इंडियन कंपनी। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके शेयर होल्डर, इसके 75% शेयर, आई थिंक 60 से 75% के बीच में शेयर किसके पास है? नेस्ले बीवीजी, बीवीजी या एमजी कुछ तो है, जो यूके की कंपनी है, ठीक है। अगेन आप समझो शेयर, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग। कंपनी की नेशनैलिटी क्या होती है? जिस लॉ के अंदर उसका पंजीकरण या फिर जिस लॉ के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। सो नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैपन्स टू बी व्हाट बेटा? नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैपन्स टू बी एन इंडियन कंपनी, क्योंकि ये कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1950 या उसके पहले के लॉ के अंदर भी रजिस्टर हो सकती है, ठीक है। सो इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सो इट्स एन इंडियन कंपनी। इसके शेयर होल्डर कहां के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जहां जिस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो उस जगह की वो कंपनी बन गई। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा। अब बच्चों इंडिया और यूके, तो बच्चों एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? आप सबसे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। मैं बोल रहा हूं आपसे, हाँ या ना? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड कौन कौन है? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन लोग एंटर नहीं कर सकते? इंसॉल्वेंट, माइनर और अनसाउंड माइंड और एलियन एनिमी। यस और नो? अच्छा एक चीज बताओ, तुम जैसे ही मैगी खरीद के लाते हो, दुकान गए मैगी खरीद ली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? ठीक है, तुमने दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन दुकानदार तो नेस्ले से खरीद के आ रहा है ना मैगी, तो दुकानदार और नेस्ले का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दुकानदार और नेस्ले का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नेस्ले क्या है? इंडियन कंपनी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, चल सकता है, इंडियन इंसान के साथ तो अपन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दुल्हन अगर घूंघट नहीं उठा रही है, 1-2 बार बोलने पे भी नहीं उठा रही है, 3 बार बोलने पे भी नहीं उठा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 बार इसने बोल दिया कि प्लीज घूंघट उठाओ, प्लीज घूंघट उठाओ, प्लीज घूंघट उठाओ, प्लीज घूंघट उठाओ, पैर पड़ लिया, दूध पी के एकदम खुश है,
फिर भी दुल्हन घूंघट उठाने की तैयारी चल रही है बच्चों, उसका घूंघट भी एकदम चट्टान की तरह मजबूत हो गया है, तो गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ तो दाल कुछ ना कुछ तो देयर इज अ प्रॉब्लम। यस और नो बच्चों? सब क्या करेंगे, अब ध्यान से सो अभी सब कुछ अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए इंडिया और यूके का क्या हो जाए, एकदम भयंकर वाला क्या हो जाए, वॉर हो जाए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक डिक्लेयर कर दे कि इंडिया और यूके के बीच में क्या हो गया है, वॉर हो गया है। अब क्या करेंगे, वॉट वी विल डू। अब ये नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो है, अब इसको नॉर्मल कंपनी मानेंगे या फिर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे इस केस में? नॉर्मल कंपनी मानेंगे, इंडियन कंपनी मानेंगे, अब वॉर हो चुका है तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे? लिफ्ट करेंगे दीपक, लिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्या देखने के लिफ्ट करेंगे? कि हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में ये कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कहां के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, तो क्या नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का हम सही आइडेंटिटी पता कर सकते हैं, और नेस्ले इंडिया लिमिटेड को हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी भी क्या है, दिस कंपनी इज एन एलियन एनिमी। लेकिन आज बोलेंगे क्या? तो बच्चों आप किसी कंपनी की कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी की कॉर्पोरेट विल आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी की कॉर्पोरेट विल आप क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, किसी कंपनी की कॉर्पोरेट विल को आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल ऑफ सम कंपनी। क्यों लिफ्ट कर सकते हैं? किसी कंपनी के कॉर्पोरेट विल को आप लिफ्ट कर सकते हैं, क्या जानने के लिए, ट्रू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर। लेकिन सब कुछ बराबर है तब तक लिफ्ट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे वो स्टार्टअप कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया, हमने वहां पे भी क्या किया, व्हाट डिड वी डू इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, हमने कॉर्पोरेट विल को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए एक मिनट, सबको क्लियर है? अच्छा, हमने किया, कोर्ट ने लिफ्ट किया, कोर्ट ने लिफ्ट किया। इज दैट क्लियर? सो डेमलर मोटर कंपनी का केस है ये डेमलर एंड कंपनी का केस है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों, अगर वेलफेयर लॉस को अवॉइड कर रहे हो, किसको अवॉइड कर रहे हो, कंपनी के थ्रू, किसके थ्रू, तो भी कॉर्पोरेट विल क्या हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, क्या अवॉइड कर रहे हो बच्चों, वेलफेयर लॉस। सबसे पहले कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर लॉस? क्या मुझे कोई बता सकता है कि वेलफेयर लॉस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, वेलफेयर लॉ का मतलब होता है ऐसे कानून जिनको, क्या वेलफेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो लॉज भले के लिए बनाए गए हैं। और स्पेशली जब मैं भले की बात करूं तो यहां पे मैं बात करता हूं लेबर्स की, श्रमिकों की। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो किसके भले के लिए बनाए गए हैं, श्रमिकों के, लेबर्स के भले के लिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनको बनाया गया है। उनमें से एक है डेमलर एंड कंपनी, लिख ले, बाद में देखते हैं अपन। चलिए उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो किसके लिए बनाया गया है, लेबर्स के बेहतरी के लिए बनाया गया, लेबर्स के भलाई के लिए बनाया गया। उनमें से जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जिन लोगों ने एसबीसी पढ़ा है उनको शायद पता होगा।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो किसके भले के लिए बनाए गए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है बच्चों। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके यहां या अगर किसी एक एम्प्लॉयर के पास, किसके पास, एक एम्प्लॉयर के पास 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, बोनस एक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अगर किसी एम्प्लॉयर के यहां कितने लोग काम करते हैं, 20 या 20 से ज्यादा लोग अगर किसी एम्प्लॉयर के यहां पे काम करते हैं, तो उसे कंपल्सरली, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरी आईकैन अकेडमी में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, पूरे साल में किसी भी दिन अगर 20 लोग रहे, तो मुझे अपने हर एम्प्लॉय को उसकी वार्षिक सैलरी का, उसके एनुअल सैलरी का 8.33% का कंपल्सरली मुझे क्या देना पड़ेगा, 8.33% का मुझे कंपल्सरी बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपको प्रॉफिट है तो ही दोगे, नहीं, मुझे प्रॉफिट है तो भी पे करना है, मुझे लॉस है तो भी पे करना है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है, बोनस एक्ट जो है, ये लेबर्स की बेहतरी के लिए बनाया गया कानून है, लेबर्स के भले के लिए कानून बनाया गया कि वो साल भर मेहनत करते हैं तो उनको उनकी सैलरी का 8.33% बोनस मिलना चाहिए। अच्छी बात है, देंगे बोनस, क्यों नहीं देंगे, और कितना देंगे, उनकी सैलरी का कितना परसेंट, 8.33%। सो मेरी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और मेरी कंपनी में भी 18 लेबर्स काम करते हैं। कितने लेबर्स काम करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट, कट ऑफ लिमिट कितनी है, कट ऑफ मतलब 20, तो 20 लेबर्स जो हैं, कितने, 20 लेबर्स जो हैं मेरे यहां पे अगर एक्स लिमिटेड में आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपल्सरी क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड का प्रमोटर होगा या कोई भी होगा, चल छोड़ दो, प्रमोटर हटा देते हैं। अब बच्चों 18 लेबर्स मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, सो मेरे लेबर्स, अभी मेरी कंपनी में 18 लेबर्स काम कर रहे हैं, सो ये 18 लेबर्स मेरी कंपनी में खुश हैं या दुखी हैं, अभी अभी एट प्रेजेंट दुखी नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। क्यों दे आर वेरी हैप्पी, वो लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि बस कितने लोग, 2 लेबर्स अगर मेरी कंपनी में और आ गए, तो मेरे यहां पे जितने भी 20 लेबर्स हैं उनको हर साल कंपल्सरी क्या मिलने लगेगा, बोनस मिलेगा। सो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी। अब बच्चों क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने 18 लेबर्स तो थे और एक्स लिमिटेड का बिजनेस बहुत बढ़ रहा था, तो एक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया कि हम 18 लेबर्स और रखेंगे। सब एम्प्लॉइज एकदम खुश हो गई, तो बल्ले बल्ले सब एकदम खुश कि 18 + 18 इज इक्वल टू 36 एम्प्लॉइज हो जाएंगे और सब एम्प्लॉइज को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास आते आते मुख्यमंत्री पद चला गया। मी पुन्हा येईल ऐसा बोला बेचारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस मुख्यमंत्री का पद ऐसे आया, ऐसे निकल गया। वहां उद्धव बैठा था, उसने खड़ाक खींच लिया। उसी तरीके से ये 18 लेबर्स ने भी अपना कटवा लिया, इनके पास बोनस आते आते चला गया। क्यों चला गया? कंपनी ने एक दूसरी सब्सिडरी बना ली, एक कंपनी और इनकॉर्पोरेट कर ली। जो प्रमोटर थे ना, एक्स लिमिटेड के जो प्रमोटर थे, उनकी पहले कौन सी कंपनी थी, तो एक्स लिमिटेड के प्रमोटर ने एक और कंपनी बना ली। कौन सी कंपनी? और ये 18 लेबर्स जो हैं, जो नए 18 लेबर्स को रिक्रूट किया गया, उनको कहां भेज दिया गया, वाई लिमिटेड। समझा?
सो क्या हुआ बच्चों? सो एक नई कंपनी बना ली गई और नई कंपनी के माध्यम से क्या हो गया बच्चों? एक नई कंपनी बनाई गई और नई कंपनी के माध्यम से क्या हो गया? लेबर्स को डिवाइड कर दिया गया। वेलफेयर लॉ, बोनस एक्ट जो बेचारा एप्लीकेबल होने वाला था एक्स लिमिटेड के ऊपर, उसको क्या कर दिया गया? कंपनी बना के, क्या बना के? एक नई कंपनी बना के बोनस को, जो वेलफेयर लॉ था उसको क्या कर दिया गया? अवॉइड कर दिया गया। तो ये जो कंपनी थी वो एसोसिएटेड कंपनी थी, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, जहां पे ये कांड हुआ। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज के जो लेबर हैं, जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी, वो कंपनी के खिलाफ कहां गई? कोर्ट गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। बच्चे कोर्ट ने क्या कहा? एक्स लिमिटेड का प्रमोटर प्लस एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड, ये सब क्या है? सेपरेट एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है? ये सब जो हैं वो क्या है? ये सारे के सारे लोग, ऑल दीज पीपल आर व्हाट बेटा? दे आर सिंगल एंटिटी। और इनके ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा मिलेगा क्या? एक्स लिमिटेड अलग, वाई लिमिटेड अलग और प्रमोटर अलग? नो, सब क्या है? ये सब लोग क्या हैं? दे ऑल आर व्हाट? सिंगल एंटिटी। और इनके ऊपर क्या लागू होगा? इनके ऊपर क्या लागू होगा? बोनस एक्ट जो है वो इनके ऊपर क्या होगा? लागू होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्का क्लियर है सबको? पुष्पक, उज्जवल, पक्का? अभिषेक, प्रज्ञा बेटा, तृप्ति मैडम, दीपक, बोल भाई, गौतम, रोहन, हाँ बोल दे। वो एग्जाम्पल था बस। अरे दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो हिंदू, वो पर्सनल लॉस है, वो अलग अलग। दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ, क्योंकि अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और वो लॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान के अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया है कि जहां पे मुस्लिम, मतलब मुस्लिम हो या कोई भी, अगर पर्सनल लॉ किसी के और इजाजत देते हैं तो पर्सनल लॉ प्रिवेल करते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अरे छोड़ दे, अपने क्या करना। अरे मुझे नहीं पता क्यों अपन हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बारे में डिस्कस करें। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। मैंने सिर्फ वो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा अपन ने कोट लिया था। हाँ रोहन, रोहन क्लियर है? तेरा नाम रोहन है कि ऋषभ है? सॉरी यार, इसलिए तो मेरे को भाव नहीं देता। चलिए, जिया क्लियर है बेटा? राधा जी चलिए, आपका नाम क्या है? आकांक्षा क्लियर है बेटा? चलिए, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ध्यान से देखिए बच्चों। बच्चों, कई बार कंपनी के कंसेप्ट को यूज किया जाता है। कई बार कंपनी के कंसेप्ट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। टैक्सेबल जो इनकम है उसको क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए, और टैक्स को अवॉइड करने के लिए। सो कई बार कंपनी का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लोग अब्यूज करते हैं। किस लिए अब्यूज करते हैं? टैक्स, नॉट इवेजन बट आई से अवॉइड। इवेजन इज समथिंग डिफरेंट। टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? सो बहुत पुराने हमारे देश में एक पारसी बाबा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पारसी बाबा। आप सबको पता है पारसी लोग अमीर ही होते हैं। मतलब जो लक्ष्मी पुत्र होते हैं ना बच्चों, दे आर बॉर्न रिच। पता नहीं क्या होता है, घर पे कोई पारसी पैदा हो गया, मतलब ऑब्वियसली पारसी फैमिली में पारसी पैदा होगा, बट वो रिच ही होते हैं। आई यूज्ड टू हैव वन स्टूडेंट हमारी क्लास में, ऐसे मैं 6 साल से 10 साल से पढ़ा रहा हूं, बट 10 साल में मेरी आई थिंक 2 ही पारसी स्टूडेंट थे। एक पारसी स्टूडेंट ही, मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो बोलती कुछ नहीं।
मतलब कुछ नहीं, मतलब बोले कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो जालना करके जगह महाराष्ट्र में, वहां पे हमारी 600 एकड़ जमीन है, तो हर साल पापा 1 एकड़ जमीन बेच देते हैं। 1-1.5 करोड़ रुपए आता है, हम खर्च करते, जब वो पैसा खत्म होता है फिर से 1 एकड़ जमीन बेच देते हैं। मैं टेंशन में आ गया, मैंने बोला 600 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 साल में अच्छा, और पुणे में भी ऑलरेडी दे हैव कैंप में, उनके पास 4 BHK फ्लैट है। सो मोस्टली उनका घर वहीं रहता है ना, कैंप कल्याणी नगर के आसपास, ये कोंडवा, तो वो उनका एरिया, तो वहां पे टेंशन में ही आ गया यार। मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी उस समय, तो बच्चों तो सो रिच देवर। फिर एक 2011 में जब मैं सीए को पढ़ाता था, सीपीटी को, तो एक वन मोर पारसी स्टूडेंट आया है, रोहन बागची वाला, ऐसे कुछ करके कुछ तो नाम था। सो मैंने पूछा भाई पापा क्या करते हैं, और क्या वो लाइफस्टाइल ऐसा रहता था साला कि उनका, हम साला डिस्काउंट वाले कपड़े पहनते हैं, साला वो उस समय गैप की जीन्स पहनते थे और दुनिया भर की जीन्स। मैंने पापा क्या करते हैं, मैंने बोला भाई, बोले कुछ नहीं। मैंने क्यों, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। वो आपको कैंप पता है ना, कैंप में देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, वो हमारा ही है, 18 लाख रुपए महीने का रेंट आता है। मैंने बोला यार तू लड़का है तो बोला हाँ सर मैं ठीक है, चलिए। सो बच्चों, तो पारसी बाबा जो थे ये बहुत रिच थे और बहुत सारा इनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और इनकी स्टोरी मैं कंटिन्यू करूंगा कल। आज का लेक्चर को हम थोड़ा सा विराम देते हैं, अल्प विराम देते हैं, कल मिलेंगे वापस से कंपनी लॉ के लिए। थैंक यू सो मच। सुबह मैंने मेरा टाइमिंग कम कर दिया यार, पूछना पड़ेगा।